हेलो एवरीवन, हम लोग मॉड्यूल 1 का आज थर्ड लेक्चर ले रहे हैं रिवीजन का। उसमें कुछ टॉपिक्स कवर और करना बाकी है। जैसे कि आप में से बहुत लोगों ने सेंटर ऑफ मास का मोशन के बारे में बात करने को कहा है, कुछ लोगों ने रेन मैन प्रॉब्लम के बारे में बात करी है और कुछ टॉपिक्स है। तो आइए इनको आज करते हैं। हम लोग मेंस लेवल पर सारा चीज़ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आज हम लोग पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन आप सबको पता है, मैं रिवाइज कर देता हूँ। कहता है सेंटर मास, किसी मास सिस्टम का सेंटर मास ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पे अगर हम सारे मास को इकट्ठा हुआ मान लें, अगर एज्यूम कर ले, तो वो पॉइंट ऐसे चलता है जैसे बाहर के सारे फोर्स वहीं लग रहे हों। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इज ए पॉइंट वेयर इफ वी एज्यूम द होल मास टू बी कंसंट्रेटेड देन इट मूव्स एज इफ ऑल फोर्सेज आर एक्टिंग एट दैट पॉइंट। से डिफिनीशन है। अब हम लोग सीधा एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। एक बात समझिए, अगर मान लीजिए बहुत सारा पॉइंट मास, बहुत सारा मासेस दे दिया आपको और फिर कहा कि बताओ सेंटर मास कितना दूर चला, सेंटर मास का वेलोसिटी क्या हुआ, ऐसा करता है तो आप पूरे सिस्टम का सेंटर मास पता कर लीजिए कहाँ पे, उसका u मतलब इनिशियल वेलोसिटी पता कर लीजिए, एक्सेलरेशन पता कर लीजिए और फिर आप इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस सारा बॉडीज़ को हटा के अब सिर्फ पॉइंट उस सेंटर मास को चलाइए। जैसे मान लिया आप यूज करना चाहते हैं एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास निकालना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास हो गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इंटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास इंटू टी स्क्वायर। सारे बॉडीज़ को हटा के सेंटर मास को चलाइए जैसे वो अकेला एक पॉइंट हो। इसके लिए हमको सेंटर मास का वेलोसिटी, सेंटर मास का पोजीशन, सेंटर मास का एक्सेलरेशन निकालना आना चाहिए और फिर आप काइनेमेटिक्स में सिंपल कर सकते हैं। तो एक टाइप का तो एक क्वेश्चन होता है। तो पोजीशन ऑफ, अगर सेंटर मास पोजीशन निकालना है तो होता है क्या, m1 r1 प्लस m2 r2 सभी अलग अलग पार्टिकल का ऐसा जोड़ दीजिए अपॉन m1 m2 एंड सो ऑन जोड़ लीजिए। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास निकालना चाहते हैं तो m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन सारे पार्टिकल्स का पर उसी तरीके से m1 m2 एंड सो ऑन। अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास निकालने की ज़रूरत पड़ी उसी तरीके से m1 a1 प्लस m2 a2 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। तो ये तो आप निकाल सकते हैं। इसके बाद अब आप सभी m1 m2 m3 सबको छोड़ के एक सेंटर मास की बात कीजिए, उसी का उस पर सारे क्वेश्चन लिख सकते हैं आप। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कहा कि एक मास यहाँ पे है 2 kg का और एक मास यहाँ पे है 10 kg का। ये 10 kg का है मान लीजिए, ठीक है। इनके बीच का दूरी दिया है आपको कुछ, इनके बीच का दूरी दे दिया हमको 24 मीटर्स। इनके बीच का दूरी अभी 24 मीटर्स है, ठीक। कहा कि इसको वेलोसिटी दिया जाता है 4 मीटर पर सेकेंड का, इसको दिया जाता है 2 मीटर पर सेकेंड का, ऐसा। तो कहता है फाइंड क्या क्या UCM मतलब VCM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताइए। इसमें हम एक काम करते हैं, फोर्स भी लगा देते हैं। मान लीजिए हम जानबूझ के इसके फोर्स भी लगा देते हैं कि वेलोसिटी हटा देते हैं, फोर्स ही लगा देते हैं, फोर्स लगा देते हैं इस पर कह देते हैं कि सर मान लीजिए ये 4 न्यूटन का फोर्स लगा। सारा बात एक ही क्वेश्चन डाल दिए। एक 2 kg ब्लॉक है, इनिशियली मान लीजिए रेस्ट पे था, उस पर 4 न्यूटन का फोर्स लगा और ये आगे वाला 10 का है वो 2 से भाग रहा है, तो ये इसका वेलोसिटी 0, बट इसमें फोर्स होने की वजह से इसमें एक्सेलरेशन है। तो हम क्या कर रहे हैं आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लें जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी भी कवर हो जाएगा, आपका सेंटर मास भी कवर हो जाएगा।
तो कहा कि तो अब आपको इसमें कहेगा कि यूसीएम मतलब इनिशियल सेंटर मास बताइए। दूसरा, अब रिलेटिव वेलोसिटी पूछ लेते हैं, टाइम आफ्टर कोलिजन अकर्स, कितने देर बाद ये इसको टकरा जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी भी यहाँ से यूज कर लेंगे। तीसरा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ड्यूरिंग above टाइम पीरियड, जितने दिन में टकराते हैं सेंटर मास कितना आगे बढ़ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास ये 3 क्वेश्चन हो गए, इनको हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो एक एक करते हैं। पहला बताना है यूसीएम, तो पहला हो गया यूसीएम क्या हो जाएगा, तो m1 u1 प्लस m2 u2 अपन m1 प्लस m2, तो 2 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 2 अपान 12 m1 u1 प्लस m2 u2 अपान m1 प्लस m2। तो सर ये हो गया 20/12 का मतलब 5/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया। फिर कहता टाइम आफ्टर विच कोलिजन टेक्स प्लेस, ये तो अब रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन हो गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी कर रहे हैं सर, तो क्या करते हैं, इसको रिलेटिव वेलोसिटी में किसी एक रोक के दूसरे को चला सकते हैं। हम 10 kg, हम इसका नाम ए भी रख लेते हैं, ये ए है और ये बी है। तो बी को रेस्ट पे करके, बी को ऑब्जर्वर बना के ए को चला रहे। एक रिलेटिव वेलोसिटी भी रिक्वेस्ट था, रिलेटिव वेलोसिटी भी कर लेते हैं इसी बहाने। तो क्या होगा, ये रुक जाएगा और ये चल के से टकरा जाएगा, क्योंकि जो टाइम है, टाइम बताना है, आपको पता होना चाहिए टाइम जितने आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं, टाइम इज़ द क्वांटिटी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। कहने का मतलब आप ग्राउंड से निकालिए कि कितने देर में कोलिजन हुआ, चाहे बी को रोक के निकालिए, दोनों हमेशा सेम आएगा। बाकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब एक्सेलरेशन सब अलग अलग फ्रेम से अलग अलग आएगा। टाइम इज ए फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। टाइम निकालना हो तो कहीं से भी निकाल सकता, हमेशा सेम आएगा। तो हमने बी को रोक के कर लिया। तो अब देखिए, अब ये कुछ सेंटर मास की बात नहीं हो रही है, एक बॉडी रुका है और एक बॉडी की बात है, सिर्फ ए को चलना है। कितना मीटर चलना है, 24। तो हमको टाइम निकालना था, हम ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं। तो एस कितना चलना हमको, 24। अब देखिए ये क्या इक्वेशन है, किसका कौन चल रहा है, इसमें मोशन हो रहा है ए का, और ऑब्जर्वर यानी रेस्ट पे कौन है, बी। तो इसमें मोशन हो रहा है ए का, तो अब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बात हो रहा है आपसे कि रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होना चाहिए कि हमेशा मोशन डिस्कस होना चाहिए जिसका चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू जो रुका हुआ है। जैसे ये इक्वेशन जो लिखा हुआ है, इसको आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए का है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इंटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन, यू क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इंटू टाइम प्लस हाफ, ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इंटू टाइम। रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन हम कर, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी भी आप बोले थे करने को। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए व्हेन बी इज एट रेस्ट, दिस इज कितना, 24 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, द वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो हो गया 0 - 2t प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए है सर फोर्स अपॉन मास 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी है 0 बिकॉज वो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से हम टी निकालेंगे, तो हो गया ये 24 इक्वल टू -2t प्लस टी स्क्वायर। ठीक है,
तो फिर से इसको सॉल्व कर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यह हम हटा लेते हैं यहाँ से। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2t माइनस 24 इक्वल टू 0। तो t हो गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 24 अपान 2a माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू a इंटू c अपान 2 इंटू a। सो दिस बिकम्स 2 प्लस माइनस, अगर इसमें से 4 बाहर निकाल दें तो अंदर 24 प्लस 1 25 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 5 अपान 2, दैट इज ये हो गया 10, 2 प्लस माइनस 10/2। अब टाइम नेगेटिव तो होगा नहीं, टाइम तो पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, पॉजिटिव लेंगे 6 सेकेंड्स। 6 सेकेंड्स, ठीक है। 6 सेकेंड बाद वो पकड़ लेगा। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी मैंने इसी बहाने कर लिया। अब मैं फिर से वापस सेंटर मास पे आता हूँ। अब देखिए, हमको डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास ड्यूरिंग एबव टाइम पीरियड बताना है। तो क्या करना है, अब आप सिर्फ सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे। अब यही जो इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का, वो इक्वेशन वैसे ही लिखाएगा बट सेंटर ऑफ मास का लिखाएगा। कैसे सेंटर मास का लिखाएगा, अब इसको मैं से पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इंटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास इंटू टी स्क्वायर। अब सेंटर मास, अब दोनों बॉडी भूल जाएंगे, एक पॉइंट मान के पढ़ेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाले थे हम लोग, कितना आया था, यू निकाले थे ना हम लोग, 2 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 2 अपान 12, तो 5 निकाले थे हम लोग, 0 प्लस 10 इंटू 2 20 अपान 12, ये u था अपना। तो हो गया कितना सर, 5/3 इंटू टाइम लगा कितना सर, 6 सेकेंड के बारे में बात कर रहा है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो m1a1 इसका 2 इंटू मास इंटू इसका एक्सेलरेशन कितना है 2, बिकॉज 4/2 2, प्लस उसका एक्सेलरेशन कितना है 0 अपान m1 प्लस m2 हो गया 12, दिस इज 1/3। तो एक्सेलरेशन हो गया 1/3 इंटू 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया अपना 10 प्लस 6 दैट इज 16 मीटर्स। सेंटर मास 16 मीटर चला, ये दोनों चले होंगे, सेंटर मास 16 मीटर चला होगा। तो फिर आपको अलग अलग नहीं करना है, एक बार सेंटर मास हो गया तो फिर उसका आपको उसको एक अलग से पॉइंट मान के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये होता है सेंटर मास का क्वेश्चन, जिसमें सेंटर मास का ही कुछ बातें पूछ लेता है, तो फिर आप बॉडीज को छोड़ के सिर्फ सेंटर मास को एक पॉइंट मान के सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा जो ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन होता है कि अगर एफ एक्सटर्नल किसी सिस्टम पे 0 हो तो क्या होगा, उसका ए 0 होगा, ए सेंटर मास का एक्सटर्नल 0 होगा, बिकॉज आप जानते हैं क्यों, क्योंकि एसीएम क्या होता है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स अपान मास, ये भी 0 हो जाएगा। यानी अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो VCM क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब मान लीजिए इफ VCM इज 0, कांस्टेंट में तो कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए ऐसा कुछ जिसमें सेंटर मास की वेलोसिटी 0 हो, VCM 0 हो, तो क्या होगा, डेल्टा XCM मतलब डिस्प्लेसमेंट RCM, डेल्टा RCM मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास क्या होगा, 0 होगा। सेंटर मास अपने जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा। जैसे एक मैन और बोट वाला क्वेश्चन से करते हैं, इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन होता है कि 2 आदमी हैं
और ये एक बोट है, इसका मास m है, इसका मास 2m है, बोट का मास मान लीजिए 4m है, ऐसे पानी में पड़ी हुई है। इनिशियली सब कुछ ऐसा रेस्ट पे है। क्वेश्चन इस पर कहता है कि इफ़, इसका नाम ए बी, दोनों लोगों का नाम ए बी रख लेते हैं। इफ़ ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशन, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट। बोट अपने जगह से कितना डिस्प्लेस हो जाएगा हमको बताना होता है। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल में mg सब लग रहा है और सब बॉइंट फोर्सेस सब बैलेंस है, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई इस पे अगर चलते भी हैं तो मैन बोट पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। मैन जो है बोट पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स लगा भी लेगा। अगर हम बोट और मैन को सिस्टम मान लें तो वो आपसी इंटरनल फोर्स हो गया। शर्त क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो क्या होगा, और इनिशियली VCM भी 0 है, तो एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रहा है, इनिशियल सेंटर मास भी नहीं चल रहा है। इसलिए क्या होगा कि इसका सेंटर मास, भले ही ये सब आपस में चलेंगे पर सेंटर मास अपने जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, सबसे आसान तरीका कि इस बोर्ड को मान लीजिए, हमेशा राइट कीजिए। ऐसा मुझे आसान लगता है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हम मानेंगे कि ये बोट ऐसा कुछ डिस्प्लेस हो गई अपने जगह से। मान लीजिए ये जो एंड था वो यहाँ से x डिस्प्लेस हो गया। मेरा आपको सजेशन है कि x ऐसा माने कि इसकी बॉडी से बाहर हो, दूर बनाइए, बिकॉज अगर इसको पीछे भी जाना है तो भी आपका x आंसर निगेटिव आ जाएगा, बिकॉज वेक्टर है सब। तो हमेशा एक दाहिने बना दिया करिए और इस बॉडी से दूर, इससे दूर बनाए ताकि डिस्टेंस नापना आसान हो। इस बोट का लेंथ भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, हम नहीं दिए, L दिया रहेगा। तो मान ली हमने जब बिल्कुल चले तो बोट x डिस्प्लेस हो गई और जो B था वो इस एंड पे आ गया। ये मिस्टर B हो गए जिनका मास कितना था, 2m था, और A चले गए इस एंड पे जिनका मास m था। ऐसा वो अपना एंड इंटरचेंज कर लिए। अब क्या करना है, जब डेल्टा RCM 0 होगा तो डेल्टा RCM का फॉर्मूला हम लगाएंगे। डेल्टा RCM हुआ करेगा डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट सेंटर मास इक्वल टू m1 इंटू डेल्टा R1, m2 इंटू डेल्टा R2 एंड m1 प्लस m2, और जरूरत हो तो ऐसा कर सकते हैं। डेल्टा RCM m1 डेल्टा R1 m2 डेल्टा R2 एंड सो ऑन कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ करेंगे हम। ये सब लोग चल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट, अब ये डेल्टा RCM 0 होना है तो न्यूमरेटर को 0 होना होगा। यानी हम क्या करें, सभी मास का उसका मास इंटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर दे तो वो टर्म 0 आना चाहिए। और हमने राइट इसलिए कहा कि सब पॉजिटिव आप लिखेंगे तो आपको घटाना बढ़ाना नहीं पड़ेगा। तो लिखते हैं 3 बॉडी, हमारे पास 3 मास है, A, B और बोट, तो तीनों को मास इंटू उनका डिस्प्लेसमेंट जोड़ के 0 कर दे। बोले बोट का क्या लिखे हम लोग, 4m इंटू x चली गई, प्लस ये A के बारे में बात करते हैं, m के बारे में। ये था यहाँ पर और चले गए यहाँ, तो कितना डिस्प्लेस हुआ, x प्लस l, प्लस B के बारे में बात कीजिए। तो B था यहाँ पे और चले गया यहाँ पे। ये दूरी x है और ये दूरी l है, तो ये दूरी कितनी हुई, ये इसका मास 2m था, तो ये कितना हुआ सर, x माइनस l, दिस हैज़ टू बी 0, और यहाँ से हम x निकाल सकते हैं। तो हमेशा इसको फिक्स कीजिएगा, आप ऐसे ही करेंगे, डिस्प्लेस कराएं कोई भी हो, भले वो आपको पता है पीछे जाए बट आगे ले जाइए। देखिए इसमें कितना आसानी से लिख सकते हैं, माइनस प्लस नहीं करना पड़ता है, एरर नहीं होता है। सो इसका आंसर निकाल लें हम, तो आंसर हो जाएगा इसका हम कि कितना हो जाएगा सर, सभी जगह से m पहले मैं कटा लेता हूँ, तो मेरा हो गया 4x प्लस x प्लस l प्लस
2x माइनस 2l इज इक्वल टू 0. तो 4x 5x 6x इक्वल टू l. सो आई हैव x इक्वल टू l/6. इस तरह से हम बोर्ड का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं. सो एक टाइप वो है मोशन डिस्प्लेसमेंट, अलग अलग सेंटर मास का चलना, और एक है बॉडीज़ का चलना मिक्स करके. इसको फिक्स कीजिए. क्वेश्चन हम कितना हो करेंगे, बात वही रहेगी हमेशा. आपको करना ऐसे ही है कोई भी चीज़. ये कंडीशन चेक कीजिए कि बाहर से फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी 0 है, तो तुरंत ऐसे डिस्प्लेस करके आप कर सकते हैं. ठीक है, ओके. सो एक ये हुआ आपका टॉपिक जो आप कह रहे थे, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. अब एक टॉपिक है रेनमैन प्रॉब्लम, वो देख लीजिए. रेनमैन प्रॉब्लम. देखिए सर, इसमें सिर्फ 3 केसेस है, 3 केसेस होंगे. मैं बोर्ड पे बना देता हूँ. ये जो जितना बोर्ड पे लिखा रहेगा उससे रेनमैन का कोई भी क्वेश्चन हमेशा हो जाएगा. ठीक है, उसको ज़रा डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं. देखिए, पहला केस जहाँ पर आदमी अगर रेस्ट पे हो तो उसको ये इधर जाएगा, मतलब ये इसका आगे राइट से फ्रंट होगा, तो रेन इसके बैक पे आए. ठीक है, रेस्ट पे हो तो बैक पे आए. तब इसमें 3 केस होता है कि इस पे 3 केस होता है. ऐसा कि अगर ये चलना चालू करे तो क्या होगा, चलना चालू करे तो क्या होगा. तो एक काम करते हैं, ऐसे बनाते हैं. बैक पे आ रही है तो इसको मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ. इसको मैं V1, इसको V2 कह ले रहा हूँ. रेन का ये V रेन है सर. ठीक है. अब अगर क्वेश्चन कहता है कि जो ये मैन है, मैन अब आपका ये मैन अब चलना चालू किया, मान लीजिए इमोशन करना चालू करता है कितनी वेलोसिटी से, Vm से, V मैन से. और इस पे रेन अभी भी गिर रही कितने से, V1 से, और इधर से V2 से, ऐसे रेन गिर रही है. अब इसको कोई जरूर ग्राउंड ऑब्जर्वर देख रहा है ना, ये ध्यान देना है. कोई ग्राउंड पे जो है वो ऑब्जर्वर देख रहा है, तभी ना वो मैन को भी देख रहा है और रेन को भी देख रहा है. अब जो क्वेश्चन है, अब जो बात आती है कि अब हम इस मैन को ही ऑब्जर्वर बना दें, रुक जाए तो क्या दिखाई देगा. तो मैन रुक गया तो अब हमको क्या दिखाई देगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन दिखाई देगा. तो क्या दिखाई देगा, रेन माइनस मैन. तो रेन माइनस मैन तो इधर हो जाएगा सर V1 माइनस Vm, और नीचे तो मैन चल नहीं रहा है इसलिए इधर V2 होगा. रेन में से मैन का घटा दिए, इसमें ग्राउंड था, ये ऑब्जर्वर बन गए. यही इनको दिखाई देता है, ये इनको दिखाई देता है. अब इसी में बालक इसमें 3 केस आता है. कौन कौन, यही बड़ा छोटा का बात आता है. क्या कि अगर अभी भी मैन की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, रेन की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैन से ज़्यादा है, मतलब अभी भी ये पॉजिटिव है, तो अभी भी रेन ऐसे ही दिखेगी. ये अभी भी ज़्यादा है, ये वेक्टर V1 पॉजिटिव है, इसलिए ये मैन को कहाँ हिट करेगा, अभी भी बैक पे हिट करेगा, पीठ पे ही लगेगा ऐसा. अगर ये V1 जो है बराबर हो जाए Vm के, मतलब जो रेन का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था मैन के बराबर हो जाए, तो ये कंपोनेंट ख़त्म हो जाएगा और मैन को क्या लगेगा, सिर्फ रेन ऐसे आ रही है. तो रेन को कहाँ हिट करेगी, सीधे हेड पे, वर्टिकल लगेगी, रेन वर्टिकल गिरती हुई लगेगी. और अगर अब मैन ही तेज चलने लगा, मैन की वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, मतलब वेलोसिटी ऑफ जो मैन है वो V1 से ज़्यादा हो गया, तो वेक्टर ये इधर हो जाएगा. तो अभी क्या हो, कैसा लगने लगेगा, ये इधर ये वेक्टर ज़्यादा हो गया ना Vm, तो ऐसे माइनस इधर नेगेटिव इधर वेक्टर बना दिया हमने, तो अभी लगेगा कि वो उसके
तो अभी लगेगा क्या कि उसके वो फेस पे रेन आना चालू हो गया, और चौथा कोई केस नहीं होगा। तो एक तो ये केस हो गया, 2 नंबर केस और 3 नंबर केस, बहुत से ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला केस यही है जब भी आता है। तो वैसे इतना फ्रिक्वेंट नहीं आता है क्वेश्चन, कभी कभी आता है रेन मैन। एक बार इसको समझ के और शांत हो जाना, परेशान नहीं रहना है, ये कभी कभी क्वेश्चन आता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि जब आदमी खड़ा हो तभी रेन उसका सीधा वर्टिकल ही गिरे, मतलब उस दिन बारिश एकदम वर्टिकल हो ही रही थी, सच में वर्टिकल ही बारिश हो रही थी, तो क्या होगा। तो अब क्या हुआ, रेस्ट पे था तो वर्टिकल था। अब मान लीजिए मैन ये चल रहा है और ग्राउंड से कोई देख रहा है तो उसको रेन वर्टिकल दिखाई दे रही V2, और मैन भी चलता दिखाई दे रहा है। ये ग्राउंड हो गया, ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड हो गया। अब हम ये वाला केस करें कि अगर इस मैन को ही ऑब्जर्वर बना दें तो क्या दिखाई देगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू रेन माइनस मैन। तो रेन का हॉरिजॉन्टल कितना है 0 माइनस मैन, तो 0 माइनस VM, तो इधर आ जाएगा VM, और V2 तो वैसे ही रहेगा, इसलिए इसके कहाँ लगने लगेगा, फेस पे। मैंने अगर आदमी खड़े हैं, अगर हम खड़े हैं और बारिश वर्टिकल हो दौड़ेंगे तो जरूर फेस पे आएगी। और लास्ट केस क्या हो सकता है, थर्ड केस, कि जब हम खड़े हैं रेस्ट पे हैं तभी बारिश हमको फेस पे ही आ रही है, V1 V2 रेस्ट पे है। तो फिर हम लोग ग्राउंड ऑब्जर्वर, ये एक ग्राउंड का ऑब्जर्वर, यहाँ स्पेस बना दे थोड़ा सा। तो यहाँ पर जब ये दौड़ने लगे तो इनको अभी भी ये रेन ग्राउंड वाले को क्या दिखाई दे रहा है कि भाई रेन ऐसे फेस पे आ रही है और आदमी दौड़ रहा है। तो अब अगर हम आदमी को, दौड़ते हुए आदमी को कहें कि अब रुक जाओ, तुम ऑब्जर्वर बन जाओ, तो क्या दिखाई देगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो रेन माइनस मैन V2 प्लस VM, तो ये ऐसे दिखने लगेगा V2 प्लस V1, इधर हो जाएगा V2, यानी अभी भी कहाँ आएगा, फेस पे। ये जो डायग्राम बना हुआ है आपके स्क्रीन पर, ये डायग्राम को बैठ के आराम से समझ लीजिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आता, जब भी आता है इतनी ही बात होती है। बैक पे आ रहा तो 3 केस है, रेन अगर अभी भी तेज पड़ रही तो बैक पे ही पड़ेगी, रेन के बराबर आप दौड़ेंगे तो वर्टिकल लगेगी, रेन से तेज दौड़ेंगे तो आपके चेहरे पे आ जाएगी। और इन दोनों केस में ख़त्म है। वर्टिकल है, दौड़ोगे तो फेस पे आएगी, फेस पे आ रही दौड़ोगे तो और ज़्यादा फेस पे आएगी, और ज़्यादा फेस का मतलब पहले ऐसी थी तब रेन ऐसे लगने लगेगी, पहले ऐसी थी तो ऐसे लगने लगेगी, वेक्टर बड़ा हो जाएगा तो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वाइज इतनी बात है। अब आप इस पे एक जो भी एग्जाम्पल आपके पास हो उनको लाइए, इससे मैच करा के करिए, कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इससे अधिक कोई कॉन्सेप्ट जानने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और चेन वाला जो क्वेश्चन होता है वो भी मैं कर देता हूँ, वर्क एनर्जी वाला में। वो ऐसा क्वेश्चन आए हैं, हैंगिंग चेन अगर हैंग कर रही है तो क्वेश्चन कैसे करते हैं। जैसे ये कोई चेन हो गई, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है वही कर लेते हैं। क्वेश्चन मेंस में आया हुआ क्वेश्चन ही है, वही कर लेते हैं हम लोग। ये 9 मार्च 2019 का क्वेश्चन है। एक चेन है जिसका nth भाग हैंग कर रहा है, nth भाग यानी इसका मास हो गया m/n, nth भाग हैंग कर रहा है। पूरा चेन का लेंथ, पूरा मास m हो गया, लेंथ l है।
कहता है फाइंड वर्क रिक्वायर्ड टू slowly pull the chain over the table। ऐसा क्वेश्चन, चेन को पूरी तरीके से टेबल पर खींच लेने के लिए कितना काम करना होगा बताना है हमको। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। तो एक्चुअली दिक्कत क्या होती है, ये बहुत सिंपल सॉल्व हो जाएगा। कोई ऐसे अगर लगेगा वर्क करने F.dx करने तो बड़ा दिक्कत होगा, बिकॉज स्लोली का मतलब होता है विदाउट एक्सेलरेशन। अब आप खींचोगे तो आपको इतना ही फोर्स लगाना कि इसमें एक्सेलरेशन ना हो, तो आपका ये मास वेरी होने की वजह से फोर्स वेरिएबल हो जाएगा, और वेरिएबल फोर्स तो फिर मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम से, क्या कि वर्क आपका द्वारा जो आप वर्क करोगे वो वाला प्लस जो ग्रेविटी का वर्क है बस। और नॉर्मल तो वर्क करेगा नहीं, बिकॉज नॉर्मल ऐसे लगेगा, चेन ऐसे चलेगी। तीन ही फोर्स, एक फोर्स आप लगाओगे, एक ग्रेविटी लगाएगी, और नॉर्मल का वर्क जीरो है। तो तीनों इनका दोनों का वर्क इक्वल क्या होना चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं हम लोग। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि सभी फोर्सेस का जो वर्क है उसको आप ऐड कर लीजिए तो आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आता है। स्लोली का मतलब फिजिक्स में होता है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज हमको नहीं करना है, ऐसे खींचना कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो। तो बस बढ़िया, ये आपको निकालना है, और ये आपको ये वैल्यू चाहिए, वैल्यू आप निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हमेशा ऐसे कीजिए चेन का कोई क्वेश्चन। अब ग्रेविटी का वर्क निकालने के लिए भी कोई इंटीग्रेशन नहीं करना। एक हम नोट यहाँ लिख रहे हैं, वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स इज। ये ध्यान रखना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क निकालना है कभी इंटीग्रेशन मत करो। वर्क डन इक्वल क्या लिखा करो, UI माइनस UF। ध्यान रहे, UF माइनस UI नहीं, वो एक्सटर्नल हो जाता है। वर्क डन बाई एनी कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज UI माइनस UF। स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, या जो भी आपको कंजर्वेटिव फोर्स है उनका वर्क निकालना, तो सीधा इनिशियल फाइनल वर्क निकल जाएगा। वी डोंट नीड एनी इंटीग्रेशन। चलिए, तो अब इसमें ग्रेविटी का है तो पोटेंशियल लिखना होगा MGS टाइप का। तो इसके लिए पोटेंशियल लिखने के लिए हमको कोई रेफरेंस मानना पड़ता है, तो हम लोगों ने टेबल को ही रेफरेंस मान लिया, इसको जीरो रेफरेंस मान लिया। अब लिखने जा रहे हैं हम लोग, तो हमारा हो गया वर्क बाई आवर फोर्स प्लस वर्क बाय ग्रेविटेशन इज UI माइनस UF। इस चेन का UI हमने इसको जीरो माना है, तो इतने पार्ट का पोटेंशियल जीरो हो गया, सिर्फ इतने पार्ट का होगा। इसका पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, MGH। इसका मास, और ये जीरो है तो नीचे है, इसका सेंटर मास यहाँ होगा, तो हमारे जीरो लेवल के नीचे है, इसलिए पहले तो माइनस कितना, M मतलब N बाई N, M इंटू G इंटू H मतलब इसके सेंटर मास के हाइट। ये L बाई N है, तो ये कितना हो गया, L बाई N का हाफ यानी 2N। ये UI हो गया माइनस फाइनल एनर्जी। पूरी चेन जब टेबल पे आ जाएगी तो पूरा उसी जीरो लेवल पे हो जाएगा, इसलिए फाइनल एनर्जी हो गया 0 इक्वल 0, एंड हियर कम्स द आंसर। वर्क डन F इक्वल हो गया mgl अपान 2n स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन, कोई भी चेन का क्वेश्चन ऐसे करना है, कोई इंटीग्रेशन नहीं करना है, आसानी से ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ जो भी पूछा आपने, हमने उस कॉन्सेप्ट को करा दिया आपका। इस तरह हमारा मॉड्यूल 1 पूरा होता है। कल से हम लोग मॉड्यूल 2 करेंगे। मॉड्यूल 2 का जो चेकलिस्ट है, जहाँ पे आपको बताना है एक टॉपिक के बारे में, जो डिटेल हमने जैसे मॉड्यूल 1 का दिया था, कल लोड करेंगे, उसको पढ़िए, फिर इस तरीके से उसको एनालिसिस करके मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो उसमें लिखा हुआ है टॉपिक्स, उन्हीं टॉपिक्स को पूछिए। आपके अंदर में कुछ टॉपिक है तो ठीक है, पूछ सकते हैं, बट वो आपका सोच है। जो मैंने लिखा है उससे ही सारा चीज़ कवर होता है। ठीक है, आप भेज सकते हैं, मना नहीं है, बट उनको ज़रूर कवर करिए और उसको भेजिए।
कल के बाद से फिर उस पर हम लोग इस तरह करते हैं और इस तरह हम लोग सारा मॉड्यूल रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इस पे लगे रहा जाए। थैंक यू।